आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी। सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम बैक्टीरियल एंड वायरल जीनोम। बैक्टीरियल एंड वायरल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल इंट्रोडक्शन इसका। सबसे हम पहले बात करेंगे इसके सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय में देखा जाए तो हम जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम का मतलब होता है डीएनए का जो अगुणित समूह होता है। किसी भी कोशिका के अंदर डीएनए का जो अगुणित समूह होता है उस संपूर्ण समूह को हम जीनोम कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ई कोलाई के जीनोम के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल है ई कोलाई। ई कोलाई एक तो ई कोलाई के अंदर जो और प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी थ्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए हम उसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। वह कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि जिनके अंदर केंद्रक का जो मटेरियल तो उपस्थित होगा, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल तो उपस्थित होगा, लेकिन उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होगी। यहाँ पर जो ये जेनेटिक मटेरियल है उसे जीनोफोर या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो ई कोलाई की सेल्स या जो भी बैक्टीरियल सेल्स होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं जिसको कि प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि डबल सर्कुलर डीएनए होता है। जब न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उस अवस्था को कहा जाता है एपिसोम। अब हम बात करते हैं ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के जीनोम की बात करते हैं तो ई कोलाई के जीनोम में 4 हिस्टोन के समान प्रोटीन होते हैं। वो डीएनए के साथ में बाइंड होकर क्रोमेटिन का निर्माण करता है। जैसा कि हम गुणसूत्रों में भी देखते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण भी इसी तरह से होता है। 4 हिस्टोन डीएनए के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के ऊपर लिपट कर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ई कोलाई में 4 हिस्टोन के समान प्रोटीन होते हैं जो कि डीएनए के साथ बाइंड होकर क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। ये न्यूक्लियोसोम के समान संरचना बनाते हैं तथा उसी के समान फोल्डेड होकर सुपरकॉइल डीएनए बनाते हैं। ई कोलाई जीनोम प्रोजेक्ट को 1997 में तैयार कर लिया गया था। इसकी साइज लगभग 4.64 × 10⁶ बेस पेयर थी तथा इसके अंदर लगभग 4408 जीन थे। इसके द्वारा मानव में पाई जाने वाली इंसुलिन का प्रवर्धन किया जाता है, अर्थात ई कोलाई के द्वारा ही जो मानव में पाई जाने वाली इंसुलिन होती है उसके जीन इसमें मिले थे और उसका इंसुलिन का प्रोडक्शन कराया जाता है, अर्थात इसके द्वारा हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी ऐसे वायरसेस या ऐसे विषाणु जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसे वायरसेस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें एक हेड, एक टेल और एक टेल फाइबर दिखाई देते हैं। हेड के अंदर जो हेड होगा वो प्रोटीन कोट का बना होगा, कैप्सोमियर का, और इसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है। और इसमें टेल होती है और टेल के अंदर स्पाइरल प्रोटीन इस तरह से थिकनिंग होती है और नीचे हेक्सागोनल प्लेट होती है जिसके नीचे टेल फाइबर लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं, थर्ड टॉपिक है हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया के अंदर ऐसे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पर यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया जो होता है अपने समान और संतति उत्पन्न करने के लिए कुछ आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में उसका आदान प्रदान होता है। उसके बेसिस पे हम बात करते हैं तो जीवाणु में आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है वो किस फॉर्म में मिलती है? या तो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, प्लाज्मिड के फॉर्म में, या न्यूक्लियोइड प्लस प्लाज्मिड एपिसोम के फॉर्म में पाई जाती है। और उन्हें एक गुणसूत्र के अंदर कोई यूजेबल जीन है उसको एक बैक्टीरिया के अंदर कोई यूजेबल जीन है तो उस बैक्टीरिया के नंबर्स ऑफ कॉपी हम बढ़ाते हैं या फिर उस जीन को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना, ये सब आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर। रिकॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जीवाणु के सदस्य एक सदस्य दूसरे सदस्य में आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और इस प्रकार आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण के लिए 3 विधियां होती है। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन और तीसरा कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था। इन्होंने नेक डीएनए को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डाला था, अर्थात एक जीवाणु से नेक डीएनए को दूसरा जीवाणु जो होता है उसे ग्रहण करता है, इस बारे में बताया था। फिर आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो था वो जिंडर और लेडबर्ग ने 1952 में बताया था।
इसमें डीएनए बैक्टीरियोफेज द्वारा जो डीएनए है जो इसके अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरियोफेज डीएनए को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में लेके जाता है, अर्थात डीएनए बैक्टीरियोफेज द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ले जाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है जनरलाइज्ड सिंपलेस्ट और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड जो कि विशिष्ट होता है। फिर आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बारे में सबसे पहले लेडबर्ग और टॉटम ने बताया था। अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन के अंदर जो दाता जीवाणु होता है वो ग्राही जीवाणु में डीएनए को स्थानांतरित करता है। दाता जीवाणुओं द्वारा ग्राही जीवाणुओं में डीएनए का स्थानांतरण कराया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन क्या होता है। थैंक यू सो मच।